तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे वो किस्सा जो आज तक मैंने कभी किसी को नहीं सुनाया। और ये किस्सा है मेरी और छोटा शकील की गाली गलौज का किस्सा। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, जरा ध्यान से सुनना। बात होगी 93 एंड की या 94 बिगनिंग की, क्योंकि मैंने अपना अखबार बॉम्बे आई सितंबर 1 1993 को शुरू किया था। उसके बाद की कहानी। उस अखबार में मैं और रहमान खान दोनों बराबर के पार्टनर थे, क्योंकि हमें कहीं अखबार के लिए जगह किराए पे नहीं मिल रही थी। इसलिए रहमान खान के होटल आर के होटल के 2 कमरे हमने किराए में लिए। वहाँ से चारपाइयाँ बिस्तरे निकाल के वहाँ टेबल कुर्सियाँ लगाई, और होटल की रिसेप्शन के पीछे जो कमरा था वो मेरा ऑफिस भी था और मेरा रहने का घर भी था। पहले 2 महीने तक मैं घर नहीं गया था, वहीं पे सोता था, वहीं काम करता था। इवनिंग न्यूज़पेपर था, दोपहर के 2:30-3 बजे मार्केट में आता था। पूरी रात काम करके न्यूज़ तैयार करते थे और सुबह 5:30-6 बजे प्रिंटिंग के लिए जाता था पेपर, और उसके बाद मार्केट में आता था। तो 1 सितंबर को ये अखबार बॉम्बे आई शुरू किया, और बहुत से लोग जो डेली अखबार में मेरे साथ थे उनको लिया गया। दीपक राव मुडवित्री हमारे चीफ थे एडिटोरियल के, और मैं और रहमान उसके पार्टनर थे। प्रेसमैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम था, जिसमें आधा आधा पैसा लगा के हमने वो अखबार शुरू किया था। पूरे का पूरा पैसा वाइट में लगाया गया था। हर एक इक्विपमेंट बिल लेके खरीदा गया था। 8 कंप्यूटर और 2 पेज मेकर खरीदे थे। एक बड़ा प्रिंटर लिया था ह्यूलेट पैकर्ड का, और एक बाथरूम को डार्क रूम में कन्वर्ट किया गया, जहां उस जमाने में फोटोग्राफ्स को डेवलप किया जाता था। तो बहुत नया एक्सपेरिमेंट था। मैं शायद पहला ऐसा जर्नलिस्ट हूँगा हिंदुस्तान के इतिहास में जिसने अपना अखबार निकालने की हिम्मत की। टैबलेट साइज में था, 24 पेज रोज के निकाले जाते थे, और 18 लोग थे हम टोटल काम करने वाले। पूरा अखबार देश का सबसे पहला अखबार जो फुली कंप्यूटराइज्ड था। कुछ भी काम हाथ से नहीं होता था, पूरे का पूरा काम कंप्यूटर पे। तो खैर, ये उसकी आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। और जब अखबार शुरू हुआ तो तभी मिड डे एक अखबार था जो 2:30-3 बजे मार्केट में आता था। उसके साथ हमारा कंपटीशन था। तो हमारा कंपटीशन को देखते हुए मिड डे दोपहर के 1 बजे आने लग गया। हमने आधा घंटा पहले करके 12:30 बजे लाना शुरू कर दिया। मिड डे 12 बजे आ गया, हमने 11:30 कर दिया। करते करते ये हुआ कि 6 महीने में हमारे दोनों इवनिंग न्यूज़पेपर जो थे वो मॉर्निंगर हो गए। जो बाकी के अखबार थे बड़े, ब्रॉडशीट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, और कोई अखबार था नहीं। ये सब सुबह 2:30-3 बजे छप जाते थे और 4:30-5 बजे तक लोगों के घरों में पहुंच जाते थे। 6 महीने में हमारा भी वही हाल हो गया कंपटीशन के चक्कर में। तो इस तरीके से मिड डे को इवनिंगर से मॉर्निंग बनाने का सेहरा भी हमें जाता। खैर, तो 1 महीने के बाद जब अखबार का चर्चा हो गया तो प्रतीश नंदी, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो एक दिन मेरे पास आए। आशीष नागपाल जो बहुत बड़े आर्ट कलेक्टर थे, उनको लेके देखने के लिए कि बलजीत परमार इतने छोटे से सेटअप से 24 सफ़े का अखबार कैसे निकालता है। पूरी रात प्रतीश नंदी हमारे ऑफिस में रुके देखने के लिए कि अखबार कैसे निकलता। और उन्होंने जो अखबार चलाए वहाँ सैकड़ों का स्टाफ, ये वो, बड़ी बड़ी सैलरी, तनख्वाह, और हमारा छोटा सा सेटअप देख के वो हैरान था।
और जब सुबह गए प्रिंटिंग होने के बाद तो कहते बलजीत ओनली यू को डू इट, मैं नहीं कर सकता। दूसरे दिन शाम को फिर फोन आया कि आज दोबारा मैं आके एक बार फिर देख सकता हूँ, और वो फिर आए। इसी तरह बड़े बड़े लोग जो अखबारों से तल्लुक़ रखते थे वो सिर्फ देखने आते थे कि हम 18 लोगों से रोज़ का डेली अखबार कैसे निकाल सकते हैं। तो ये एक बैकग्राउंड आपको मुझे इसलिए देनी पड़ी कि छोटा शकील से झगड़ा मेरा उसी अखबार को लेकर हुआ था। बात ऐसे हुई कि ये लोग सब दुबई में थे। 93 का ब्लास्ट हो गया था। 93 के एंड में छोटा राजन भी छोड़ के चला गया। तो छोटा शकील की अहमियत दाऊद गैंग में बढ़ गई। अब नए नए भाई को प्रोमिनेंस मिल गई तो थोड़ा अकड़ तो होती है, थोड़ा रुआब डालने की आदत भी होती है, कुछ फ्रस्ट्रेशन भी होगी 93 के ब्लास्ट की। तो उन्हीं दिनों में आज़ाद पठान जो कराची में था उसके ऊपर फायरिंग होती, उसको गोलियां 2 लगती हैं, शायद चाहे 1 लगती है, वो हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वो पूरा किस्सा मैं आपको सुना चुका। आपने वो बहुत गहराई से देखा, अच्छा पसंद भी किया था आपने। तो मैंने ये खबर अखबार में छाप दी कि दाऊद गैंग का और आज़ाद पठान के झगड़े को लेकर आज़ाद पठान पे कराची में अटैक हुआ। कुछ लोगों का ये कहना था कि ये बलोच गैंग ने किया, उसकी बलोच गैंग से दुश्मनी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था। मैं अपने पुलिस सोर्सेज से और जो लोग आज़ाद पठान के करीब थे, वो ये पठान था एक समय में, करीम लाला के साथ काम करता रहा, बाद में बॉम्ब ब्लास्ट में अंदर भी हुआ और अभी थोड़े साल पहले ही उसकी डेथ भी हुई। तो वो खबर छपी और बहुत चर्चा चला। मैं रात को अपने पेजेस बना रहा था और मेरी इंस्ट्रक्शन थी टेलीफोन ऑपरेटर जिसका नाम फ्रांसिस था, आरके का ही बोर्ड था 6 लाइन्स का, और वहीं से कॉल आगे इंटरकॉम पे ट्रांसफ़र की जाती थी, मोबाइल फ़ोन वगैरह थे नहीं। तो मेरी इंस्ट्रक्शन थी कि जब मैं पेजेस बनाता हूँ तो हमारा जो न्यूज़पेपर का जो एक कमरा था वो बंद कर लेते थे, कोई फ़ोन अंदर नहीं आता था, कोई बाहर का आदमी अंदर नहीं आता था, ताकि हम शांति से पूरी कंसंट्रेशन से वो पेज बना सकें। तो जैसे ही मैं पेज बना के निकला तो मैंने काफ़ी हलचल देखी रिसेप्शन एरिया में, जहाँ पे टेलीफोन ऑपरेटर बैठता था, कुछ सोफे लगे हुए तो उसके साथ में एक छोटे से कमरे में हमारा अकाउंटेंट और हमारा पियोन वगैरह बैठते थे। सब लोग बड़े टेंस नजर आए। मैंने पूछा क्या हो गया भाई, इतने उदास क्यों हो, इतना गमगीन माहौल क्यों है? रहमान तो रोज़ आता नहीं था, वो अपने घर में वो पूरी फ्रीडम दे रखी थी कि अखबार आप चलाओगे, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ, दोस्ती है अपनी। तो मुझे डरते डरते एक आदमी ने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले छोटा शकील का फ़ोन आया था और उसने बहुत गाली गलौज किया आपके नाम से, हमें भी गालियाँ वालियाँ दे दी कि तुम अखबार चलाते हो तो अपने आपको क्या समझे, तो ये वो कहाँ है तुम्हारा बलजीत परमार, ये वो गालियाँ। मुझे बताया गया कि बहुत गंदी गालियाँ उसने दी और उसने कहा कि उसको बोलो मुझे वापस फ़ोन करे। मैंने कहा बुलाओ फ़ोन, फ्रांसिस को बोला बुलाओ दुबई का नंबर, बात करते हैं। तो मुझे उन्होंने मना किया, सब लोग, मेरा जो स्टाफ था दूसरे थे, कि आप फ़ोन करोगे झगड़ा होगा, मत करो फ़ोन, दोबारा करेगा तो देखा जाएगा। मैंने कहा नहीं, पहल छोटा शकील ने की है, उसका जवाब देना होगा। तो नंबर मिलाया गया, छोटा शकील लाइन पे आया। मैंने सबसे पहले ये पूछा कि शकील मुझे ये बताओ कि तुमने गालियाँ क्यों दी? मुझे तो दी, लेकिन मेरे स्टाफ को, ऑपरेटर को गालियाँ क्यों निकाली? तो उसने 3-4 गंदी गालियाँ मुझे भी दे दी कि तुम अपने आप को समझते क्या हो। उसको शायद ये पूरी तरह मालूम नहीं था कि मेरी दाऊद इब्राहिम के साथ ट्यूनिंग क्या है।
कैसा रिश्ता है। और जब उसने गालियां निकाली तो मैंने भी फिर गालियों की बौछार कर दी। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, मराठी जितनी गालियां आती थी 15-20 दे दी। और उसको कहा कि तुमने जो करना करो, आइंदा कभी मुझे या मेरे स्टाफ को गाली दे के भाषा वाली बात में कभी बात मत करना। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अब पूरे ऑफिस में बहुत अजीब सा माहौल हो गया। मुझे सब ने बोला कि आपको गालियां नहीं देनी चाहिए थी, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, अपना नया नया अखबार है, अभी सेट हो रहा है, चर्चा हो रहा है, इससे कहीं वो आपका नुकसान नहीं करे। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। तो झगड़ा हो गया, मैं अपने काम में लग गया। और जो होटल का स्टाफ था, फ्रांस का मैनेजर, मजीद, दूसरे सब लोग, इन लोगों ने रहमान को फ़ोन करने की कोशिश की। वो घर पे नहीं था, कहीं शाम को किसी पार्टी में कहीं या किसी रेस्टोरेंट में, उससे बात नहीं हुई। उनको डर था कि इतना गाली गलौच हो गया, इसके रिएक्शन जरूर होगा। तो उन्होंने करीम लाला को फ़ोन कर दिया कि रहमान मिल नहीं रहे हैं, बलजीत भाई और छोटा शकील का गाली गलौच हो गया, मामला बढ़ सकता है, आप कुछ कीजिए। और होटल वाले थोड़ा परेशान थे कि नीचे कभी शकील ने अपने लोगों को बोल दिया तो 20-25-50 लोग कहीं अटैक करने नहीं आ जाए। उन्होंने जो सीढ़ियों के दरवाजे थे, नीचे 2 सीढ़ियाँ थी, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, वो बंद करके अपने आदमी वहाँ बैठा दिए। तो करीम लाला भी परेशान हुए, बोले कोई बात नहीं, अब हो गया तो देखा जाएगा, इंतज़ार करो कि इसके बाद क्या होता है। आधे घंटे के बाद मुझे दाऊद इब्राहिम का फ़ोन आता है उसी नंबर पर, और उसने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। इतना हंसते हुए मैंने दाऊद इब्राहिम को कभी नहीं देखा था। मेरे हिसाब से 1.5-2 मिनट लंबी हंसी होगी। मैंने कहा भाई क्या हुआ, कोई नया लतीफ़ा सुनाया है आपने, या कोई आपका जो आदमी है हनीफ कुत्ता, उसने नया चुटकुला सुना दिया जो इतना हंस रहे हो। बोलते यार मुझे अभी तक उसकी शक्ल देख के हंसी आ रही है, छोटा शकील की। बहुत परेशान है। कहता है इतनी गालियां मैंने कभी ज़िंदगी में इस किस्म की गालियां नहीं सुनी थी जो इस शख्स ने मुझे दे दी। मैंने कहा दाऊ भाई ये बात आपसे ही मैंने सीखी है, पहल नहीं करना, लेकिन जवाब देना है तो ठोक के देना चाहिए। आपको याद है आपने एक बात कही थी ये बात। तो दाऊद और हंसने लगा। बोलता बहुत बढ़िया किया, मैं आपके साथ हूँ, इसको गाली नहीं देनी चाहिए थी, आप इससे उम्र से बड़े हो, आपका प्रोफेशन है, इस किस्म की भाषा तो दूसरे लोगों से इस्तेमाल की जाती है, ये उसकी गलती। अब उसका थोड़ा सा ठीक होने दो, रोना धोना ख़त्म होने दो उसका, तो आपको फ़ोन करेगा और माफ़ी मांगेगा। ये दाऊद का कैरेक्टर। इस तरह 3-4 बार मेरे साथ हुआ। एक और किस्सा भी सुनाऊंगा इसी किस्म का। मैंने कहा मैं छोटा शकील के काम में दखल नहीं देता कि तू ये मत कर, वो मत कर, उससे पैसा मत मांग, उसको धमकी मत दे। मैं अपना अखबार चलाता हूँ, खबर छापी है, उसको बुरी लगी तो मुझे प्यार से बोल देता कि ये काम मैंने नहीं करवाया, किसी और ने करवाया है, मैं दूसरे दिन वो छाप देता। ये गाली गलौच बर्दाश्त नहीं होती। खैर वही बात हुई। आधे पौने घंटे के बाद छोटा शकील का फ़ोन आता है कि भाई साहब मेरे से गलती होगी, मुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन आपको भी नहीं देनी चाहिए थी। मैंने कहा फिर यही बात हो गई, कार ऐसे नहीं पकड़ा तो उल्टे हाथ से पकड़ लिया। मैंने तो खाली जवाब दिया, तुम प्यार से बात करते, मैं प्यार से बात कर लेता, और गाली तो हर आदमी को आती है, बच्चे भी गाली देते हैं आजकल। उसके बाद छोटा शकील ने कभी मेरे साथ बदतमीजी से बात नहीं किया, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक कसक हमेशा रही है कि बलजीत परमार से गालियाँ सुननी पड़ी। थोड़ी देर के बाद रहमान आ गया।
उसको घर पहुंचा, पता चला कि ऐसा ऐसा ऑफिस वाले ढूंढ रहे थे। मैंने बताया ऐसे ऐसे हुआ। तो रहमुल्ला, नहीं आपको किया तो आपने सही है, लेकिन नहीं करते तो अच्छा था। ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। और मैंने रहमान को पूछा, अगर आप होते, आपको ऐसे गालियां देता तो आप बर्दाश्त करते? बोलता बिल्कुल नहीं, लेकिन ये न्यूज़पेपर का मामला है और इतने लोग इन्वॉल्व हैं, आप बड़े उम्र से, आपको थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए था। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर मैं चला। मैं आज के बाद अखबार नहीं चलाऊंगा। मैंने अपना सामान उठाना शुरू किया। इतने में करीम लाला का फोन आ गया कि क्या हुआ आगे, मामला क्या बढ़ा। तो ऑपरेटर ने फिर बता दिया कि रहमान भाई और बलजीत भाई में कुछ बात हुई और बलजीत भाई अखबार छोड़ के जा रहे हैं। तो करीम लाला बोले मेरी बात करवाओ। ये रात के 12:30-1 बजे की बात हो गई थी तब तक। तो करीम लाला बोला बलजीत भाई आप कहीं नहीं जा रहा है, आपको, हम आपके साथ हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैं कल सुबह आता हूँ, आपको मिलने आता हूँ, रहमान को फोन दो। रहमान को भी बोला कल 11:30-12 बजे आ जाना ऑफिस में, मैं भी आता हूँ। तो दूसरे दिन करीम लाला आ गए, उनके 3-4 आदमी साथ में ऊपर हमारे, जो मेरा रूम था ऑफिस का, मेरा बेडरूम, वहाँ पे बैठ के आके सब। तो बोले कोई बात नहीं, उसकी गलती है। करीम लाला भी गुस्से में थे, उसको अक्ल होनी चाहिए थी, अपने से बड़े लोगों से कैसे बात करते हैं। ये भी बात हुई। और कुछ चाय वाय पीने के बाद जब माहौल थोड़ा ठीक हुआ तो करीम लाला बोले अब्दुल रहमान, तुमने एक काम जिंदगी में बहुत अच्छा किया, जो बलजीत भाई से दोस्ती की। रहमान भाई देख के बोले बड़े बाबा, नहीं, हमारी दोस्ती नहीं है, हम भाई हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनका छोटा भाई। तो उसके बाद मेरी और रहमान की कभी किसी बात पे कोई तफरकात नहीं हुए, कोई डिफरेंस नहीं हुए। बल्कि और रहमान मेरी ज़्यादा इज्जत करने लग गया कि ये आदमी देखने में छोटा सा लगता है लेकिन है असूलों का पक्का। तो मेरा एक यकीन है कि जब मरना है तो मरना है, तब कोई बचा नहीं सकता। जब तक मौत नहीं आती, आपकी नहीं लिखी, तो आपको कोई नहीं मार सकता। और जब मरना है तो कोई बचा नहीं सकता। तो बिना मतलब डर डर के जीने का मतलब नहीं बनता। और जब आप सही हो, आप सच्चे, और बाद में वही बात कन्फर्म हुई कि इन्हीं लोगों ने, वो झगड़ा हुआ था और उसको गोलियां मारी। ये तो उसका आज़ाद पठान का नसीब अच्छा था कि नज़दीक मिलिट्री हॉस्पिटल था और उसके लोग उसको मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए और उसका इलाज हो गया और वो बच गया। बहुत साल इनकी बोलचाल बंद रही आपस में। बाद में फिर अंडरवर्ल्ड में कोई परमानेंट दुश्मनियां नहीं होती, परमानेंट दोस्तियां नहीं होती। सब मतलब की दुनिया है, जब तक किसी को काम पड़ता है इकट्ठे हो जाते हैं, नहीं होता तो अलग-अलग हो जाते हैं। तो ये चलता रहता है। लेकिन उस दिन के बाद कभी भी दाऊद के गैंग के किसी मेंबर ने भी, पहले भी कभी नहीं किया तो उसके बाद भी कभी नहीं किया। लेकिन दाऊद के दिल में भी मेरे लिए एक जो कदर थी, रिस्पेक्ट थी, या मेरे लिए उसके दिल में जो जगह थी वो और बढ़ी कि मैं किसी इस किस्म की बातों से उनका जवाब देने में गुरेज नहीं करता। इसी तरह पठान लोगों मेरी इज्जत बढ़ी। ये बलजीत भाई ने पठानों जैसा काम किया है, उनके जो बॉडी गार्ड थे या दूसरे सब, वो मुझे बोलते थे आप भी पठान हो। तो ये दोस्तों एक तरीका होता है जिंदगी जीने का। अगर मैं कभी डर जाता तो दोबारा कभी जब शकील से बात होती तो वो हमेशा गाली दे के ही बात करता, उसको गालियां देने की आदत भी है। अब देखिए उसके बाद कई बार मेरी शकील से बात हुई,
95 का किस्सा मैंने आपको सुनाया था। मेरा एक एपिसोड है कि अंडरवर्ल्ड से मैंने क्या कमाया। उसमें मैंने प्रदीप जैन के भाई सुनील जैन की बात की थी, जिसको अबू सलेम ने मारने की धमकी दी थी। तो मेरा एक दोस्त पंजाबी टीटू सहगल उसको लेके मेरे पास आ गया कि इसकी जान खतरे में है, बड़े भाई को मार दिया प्रदीप जैन को, अब इसके पीछे पड़े। तो मैंने अपने ऑफिस से छोटा शकील को फ़ोन लगाया। मैं कहा ये लोग मेरे पास आए हैं, आपके नाम से फ़ोन आया है, मैं इनको जानता हूँ, मेरा दोस्त लेके आया है, जो लेना देना आपका है वो बैठ के निपटाओ, जान से मारने की धमकी मत दो। इसका खानदान है, इसकी फैमिली है, एक भाई गया, ये काम नहीं करना चाहिए। तो शकील ने बोला ठीक है, उसको व्हाइट हाउस भेज दो, हम बात कर लेंगे, उसको कह दो कि कोई उसकी जान को कोई खतरा नहीं। वो पूरा एपिसोड मैंने बनाया, आपने देखा होगा, सुना होगा। तो ये एक रिश्ते जो होते हैं ये किसी का भला करने के लिए होते हैं, नुकसान करने के लिए नहीं। वो टीटू आज भी है, वो सुनील आज भी जिंदा है। और मैंने इस बात का जिक्र भी किया था कि दुबई जाने के बाद, वाइट हाउस जाने के बाद, मीटिंग करने के बाद वापस आके उस आदमी ने मेरे को मिला ही नहीं, कोई शुक्रिया नहीं किया। लेकिन मुझे वो शुक्रिया चाहिए नहीं था, मेरा जो कर्म था मैंने वो किया, इस आस के साथ नहीं किया था कि वापस आके मुझे मेरे पाँव हाथ लगाएगा या मेरा कोई शुक्रिया करेगा। ये मेरा ज़िंदगी जीने का एक तरीका है और मैं उस पर आज तक कायम हूँ। मेरे पुलिस वालों से झगड़े हुए, बड़े लोगों से सब एपिसोड बना के आपको सुना चुका हूँ, लेकिन मैंने अपने असूल नहीं छोड़े। किसी से भी मेरी बहस हो जाती है असूलों को लेकर, और उसके बाद जब आदमी वो अपनी बात में अड़ा रहे मैं उसको छोड़ देता हूँ, उसके बाद डील नहीं करता उससे। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी, मेरी और छोटा शकील की तू मैं। फिर भी कहते हैं एवरीथिंग इज फाइन दैट एंड्स वेल। उसको भी एहसास हुआ होगा अपनी गलती का। आने वाले दिनों में बहुत सी और ऐसी, इसमें और बहुत बातें हैं जो मैं किताब के लिए संभाल के रख रहा हूँ, लेकिन ये छोटा सा इंसिडेंट आपको सुनाना बहुत ज़रूरी था। और वो अखबार मेरा मैंने 3.5-4 साल चलाया। पहले डेली था, फिर इसको वीकली किया, और ऐसा ऐसा वो, क्योंकि मुझे मेरी तरह के काम करने वाले शख्स मिले नहीं। वो शिद्दत, वो ईमानदारी, वो वफादारी कहीं ना कहीं कम पड़ती गई, और नए नए अखबार निकलने शुरू हो गए थे। मैं इतनी सैलरी दे नहीं सकता था जितनी सैलरी दूसरे अखबारों में मिलती थी। तो एक एक करके टीम जो थी वो बिखरती गई, और मैंने वो अखबार अल्टीमेटली 96 में बंद कर दिया। और उसके बाद मैं 97 में बाहर चला गया। बाहर जाके काम करते करते वापस आके 2005 में मैंने DNA ज्वाइन किया। बीच में फैशन मैगजीन निकाला, फैशन ब्यूटी एंड इंटरनेशनल FBI, लंदन में उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई थी मैंने। तो वो अपना एक दूसरी कहानी है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन क्योंकि मुझे कोई नौकरी की इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं बाहर की जो पब्लिकेशन था उनका बहुत काम था मेरे पास। रॉयटर्स का था, स्टर्न मैगजीन का था, BBC का था, बहुत डॉक्यूमेंट्री बनाई। BBC की उस समय की सबसे हिट डॉक्यूमेंट्री मेकर जूडी जैक्सन के साथ बहुत काम किया मैंने। उसी समय ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की बहुत बड़ी प्रोड्यूसर थी अवीवा जैगलर, उसके साथ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। तो करते हैं कि मेरा काम तो चल ही रहा था, लेकिन डेली न्यूज़पेपर में काम करने का जो एक मज़ा आता है उसका नज़ारा ही अपना। आपको रोज़ जब मेहनत करनी पड़ती है स्टोरीज़ के लिए, वो एक थ्रिल होती है, आपको ज़िंदगी जीने का एक मकसद मिलता है। और अल्टीमेटली जब कोरोना के टाइम पे मैं बोर हो रहा था बैठा,
उस समय ये चैनल मैंने इसीलिए शुरू की थी कि ये रोज़ाना, इसलिए कि मैं खबरों के साथ, एक जर्नलिस्टिक फील्ड के साथ जुड़ा रहूं। और जिस तरह हजारों लाखों लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, उसी तरह लोगों के साथ मैं एक राब्ता रख सकूं। तो दोस्तों, आज के दिन के लिए इतना काफ़ी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।